भारत तेरे टुकड़े होंगे सपना लेकर जीते हैं, ऐसे जहरीले नागों के फन पर ही सीधा घात करे। वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। ये वेदना है हमारे समाज की कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए जब सुबह कंबल बटेगा सोचकर रात से लाइन में खड़े थे। काव्य पाठ जो आप लोग करने जाते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं, क्या उसको आप लोग रोजगार की भूमिका में देखते हैं? जब सरहदों पर सैनिक लड़ने जाते हैं तो कवि का धर्म होना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उससे प्रश्न पूछने चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने चाहिए। कवि का धर्म नहीं है। रियल दुनिया से हट के रील्स वाली दुनिया की बात करें तो वहाँ पे तो बस शेरों और शायरी, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। सड़कों पर पैदा हुआ नहीं जानता बाप, ईद दिवाली सब मने, अब जात बताओ आप। जो वर्तमान सरकार है, जो प्रधान सेवक हैं हमारे, वो बहुत ही सशक्त है और राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, लेकिन आज भी भूख से बिलखते बच्चे और नेता विकास की कविता पढ़ते हैं। तो वहीं से मैंने कसम ले ली कि आज के बाद से श्रृंगार नहीं, केवल और केवल अंगार लिखूंगा, और देश के जो सैनिक हैं, देश के जो रणबांकुर हैं, उनके समर्थन में अपनी कलम उठेगी। कवि को भी कवि सम्मेलन करने के लिए मंच पे जाने से पहले एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा कि मैं सत्ता पक्ष में बोलूँ या सत्ता के विपक्ष में बोलूँ। पाकिस्तान भी आए दिन जो सरहदों पर बदतमीजियां करता रहता है, उसका समुचित उत्तर देना बनता है। देश का नागरिक तिरंगा रोड पे लेकर उतर तो जाते हैं, वही झंडा सड़क पे गिरा हुआ मिलता है, लेकिन कोई सम्मान नहीं कर पाता उसे। कश्मीर है मेरी पंचवटी, स्पष्ट बताकर जाऊंगा, एक शीश के कटते ही 100 बार जन्म ले आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द सोशल स्कोप में। मैं आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ उपेंद्र पांडे जी का। हमारे साथ हैं आज उपेंद्र पांडे जी। अभी भी उन्होंने देश के लिए बहुत ऐसे कविताएं पढ़ी है और देश विदेशों में जा कर के देश के लिए कविताएं, काव्य पाठ किया है। कई ऐसे कवि सम्मेलन है, मैं बात करूं तो कई ऐसे देशों में जा कर के इन्होंने काव्य पाठ किया है। स्वागत है उपेंद्र जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं एक कवि हूँ और आप कह रहे हैं राष्ट्रीय, मैं कहता हूँ एक छोटा सा कवि हूँ। दिल मेरा कविता और साहित्य के प्रति धड़कता है, और राष्ट्र में जो चेतना है, राष्ट्र चेतना की बात है, वो मेरी कविताओं से झलकती है। बस इतना सा मैं प्रयास करता हूँ कि अपनी कविताओं से हम रहें ना रहें, देश आगे रहे। अच्छा, आपका जन्म कहाँ हुआ है उपेंद्र जी? जन्म स्थान मेरा अयोध्या के पास में अम्बेडकर नगर जिला है, वहाँ जन्म स्थान हुआ है। तत्पश्चात बचपन से हम लोग दिल्ली में रहे हैं, पढ़ाई मेरी दिल्ली में हुई है, और उसके बाद मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से MDU रोहतक से किया था, और उसके बाद मैं कवि सम्मेलन के मंचों पे अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ कर चुका हूँ। एक इंजीनियर, आप बताएं कि अभी बीटेक किया है आपने, और इंजीनियर और कविता, ये दोनों नहीं, जैसा कि बीटेक तो एक अलग विधा थी, वो तो एक एजुकेशन की विधा थी, लेकिन मन के अंदर में मुझे एक लगा कि मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य कवि सम्मेलन है और कवि साहित्य को समर्पित अपने आप को करना है। और मेरे अंदर से कुछ कविताएं प्रस्फुटित हुई, और उसके बाद में इस कवि सम्मेलनी जगत में आ गया, और मैंने कहा इसी को ही अपना रास्ता बनाया जाए, यही मंजिल है मेरी। तो आप कविता लिखना कब शुरू किए थे? कविता, छोटी मोटी कविताएं तो कॉलेज के समय से शुरू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ राजनीतिक देश में परिदृश्य बदला, और कुछ राष्ट्र चेतना के कुछ स्वर मैंने सुने। कुछ बड़े बड़े कवियों को हमने बचपन से देखते सुनते आए, टीवी में सुनते आए। रामायण महाभारत जब टीवी में आता था, उस दौर से मन के अंदर में बचपन से ही एक संस्कार मेरे अंदर में पैदा हुए, जो आज कविता के रूप में बाहर निकलते हैं, और अपनी तरफ से समाज को जागृत करने का काम करता हूँ। कोई ऐसा कविता जो पहली बार आपने लिखा हो, जो लगा हो कि अब मुझे कविता पाठ ही करना है? नहीं, ऐसी तो बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन अच्छी कविता वो होती है, मेरा ये मानना है, अच्छी कविता वो होती है जो आपके साथ साथ समाज को भी कुछ दे या समाज को जागृत करे। इस तरह की कविताएं, जैसे मैंने एक पंक्ति में भी कविता हो सकती थी कि मैंने लिखा कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए। ये वेदना है हमारे समाज की कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए जब सुबह कंबल बटेगा सोचकर रात से लाइन में खड़े थे। तो ये जब मन की वेदना जो आप समाज में देखते हैं, जो उसको अगर आपने उद्गृत कर लिया और समाज को आईना दिखा दिया, तो वहीं एक कविता जन्म लेती है, और वही आपके दिल को सुकून देती है। तो कविता जो है, मेरा अब सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका परिचय हो गया, एक कवि, मेरा सबसे पहला सवाल होगा, हाँ, एक कवि का समाज में, जो कवि है या साहित्य है, उसका समाज में क्या महत्व है?
समाज कविता या साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में जो भी विसंगतियां हैं उसको निशाना, उसको चुनने का काम और विसंगतियों को दिखाने का काम कवि या साहित्य करता है। और रही बात जब आपने कही कि समाज में क्या इसकी विशेषता है, तो मैं बाबा तुलसीदास जी का वंशज हूँ, जिन्होंने, आप समझ के देखिए कि वो दौर था, मुगलों का दौर था, चारों तरफ त्राहिमा मचा हुआ था और धर्मांतरण की पद्धति लगातार जारी थी। उसके बावजूद उसके तत्पश्चात उस समय में भी बाबा तुलसी ने एक महाकाव्य लिखा, रामचरितमानस, और जन जन तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। और जब समाज की बात आती तो उस समाज ने ये देखा कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी अपने जीवन में इतना कष्ट झेला है, तो ये आज मुगलों का कष्ट या ये जो दौर है गरीबी और अत्याचार, जो कष्ट है, भगवान राम हमारे भगवान होने के बावजूद उन्होंने कष्ट झेला है, तो हम लोगों, उनके कष्ट के सामने तो हमारे कष्ट कुछ भी नहीं है। और उन्होंने बाबा रामचरितमानस, बाबा तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस को आत्मसात किया। और आज भी वो संस्कार, आज भी हिंदू धर्म जो बचा हुआ है, हमारा समाज जो बचा हुआ है, हमारे संस्कार जो बचे हुए हैं, वो शायद एक पुस्तक की वजह से बचे हुए हैं और वहीं से फिर परंपरा प्रारंभ हुई। और आज भी हम गांव देहात में देखते हैं तो हर घर में रामचरितमानस है बाबा तुलसी का, जो उसे जीवन जीने की पद्धति सिखाता है, बताता है कि कैसे जीवन जीना चाहिए हमारे समाज को। रामचरितमानस। आप कवि हैं, तो कवि जो है, आपने अभी धर्म की बात करी, कवि का भी कोई धर्म होता है? कवि का धर्म होता है, मैंने बताया, हम रहे न रहे देश आगे रहे। कोई भी ऐसा कार्य करना है या अपनी कविताओं के माध्यम से देश का स्वाभिमान ऊंचा उठे, ये हमें ध्यान रखना है। कवि का मतलब ये होता है कि देश का स्वाभिमान बढ़ना चाहिए। हम स्वाभिमान घटाने की बात नहीं कर सकते या कोई भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकते जिससे देश का स्वाभिमान घटे। हमें जब सरहदों पर सैनिक लड़ने जाते हैं तो कवि का धर्म होना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उससे प्रश्न पूछने चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने चाहिए। ये कवि का धर्म नहीं है। अच्छा, मतलब कवि का धर्म यही होता है कि राष्ट्र के लिए जिए और राष्ट्र के लिए मरे, और एकता की बात करें। बिल्कुल ठीक है। कवि सम्मेलनों से क्या कवि को अगर देखा जाए, कवि सम्मेलन क्या रोजगार के रूप में है? जैसे सबको अपना दिनचर्या चलाना, मतलब जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ रोजमर्रा का काम करना होता है, तो काव्य पाठ जो आप लोग करने जाते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं, क्या उसको आप लोग रोजगार की भूमिका में देखते हैं? बिल्कुल। एक भ्रांति है कि लोग जो है कवि सम्मेलन या कविता जो है वो, जैसे प्रेमचंद जी गुर्बतों में मर गए और उस तरह से आज भी लोग सोचते हैं, लेकिन मैं ये भ्रांति हटाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आज का दौर बदल चुका है। आज हम कवि फ्लाइटों में चल रहे हैं। मैं भी जब कवि सम्मेलन में जाता हूँ तो सबसे पहले सीधे बात होती है आने जाने की, तो फ्लाइट की टिकट देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि ट्रेन की टिकट या बस की टिकट। आज कवि फ्लाइट से चलता है और ये हमारे जो पूर्वज हैं, इसके पहले रामधारी सिंह दिनकर जी से वो जो परंपरा, और उसके पहले भी की भी परंपरा प्रारंभ हुई है, वहाँ से लेके ओम प्रकाश आदित्य जी, गोपाल दास नीरज जी, जो उसके उस समय के गीतकार थे, जिन्होंने जुबान पर, हर एक व्यक्ति के जुबान पर कालजयी गीत लिखे। कवि प्रदीप जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों जो लिखा, उसने लोगों को जागृत किया, उनको एक जिज्ञासा पैदा की कि कवि सम्मेलन में जो प्यास होती है वो कवि सम्मेलन में, आज की डेट में, आज की तिथि में बात करते हैं तो कवि सम्मेलनी जगत एक रोजगार के तौर पे भी बहुत अच्छा साधन है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं और स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि आजकल, जैसे मैंने बताया कि मैंने बीटेक इंजीनियरिंग की थी, लेकिन मेरे साथ वाले आज भी कई जो दोस्त हैं जो एक महीने में तनख्वाह ले रहे हैं, हम लोगों को एक कवि सम्मेलन में मिल जाती है। और महीने में ईश्वर की कृपा से 4-5 कवि सम्मेलन तो अभी इस दौर में है। और हमारे तथाकथित बड़े बड़े कवि हैं जो महीने में 20-20 कवि सम्मेलन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रोजगार के तौर पे ये कवि सम्मेलनी जगत में भी आज गरीबी नहीं है, आज अमीरी है। और ये रोजगार के तौर पे भी आने वाली युवाओं को भी मैं आह्वान करूंगा कि यदि आपके अंदर में प्रतिभा है, समर्पण है, देश के प्रति जागरूकता है और आपको लगता है कि कोई जज्बा है जो आप करना चाहिए और साहित्य के क्षेत्र में आप योगदान कर सकते हैं, तो पूरा खुला मैदान है। चेतक को दौड़ा सकते हो तो दौड़ाओ, आपको कभी कोई निराशा नहीं होगी। आपने कहा कि रोजगार, बिल्कुल, काव्य क्षेत्र में रोजगार भी है, लेकिन अब मेरा अगला सवाल जो होगा, लेकिन जो अभी दिनकर जी की बात करी आपने, बहुत ऐसे कवि हैं, नागार्जुन हैं, इनके जो कविताएं थे तो लोकसभाएं में चर्चा होती थी उनके कविताओं की। तो अभी का जो वर्तमान कवि है, तो कवियों के जुबान में अब जो है शेर व शायरी बहुत है, लेकिन जमीनी सच्चाई कहाँ है?
नहीं, ये सोचने वाले पे निर्भर करता है। जब कवि सम्मेलन होते हैं तो शेर व शायरी सुनने वाले श्रोताओं पर निर्भर करता है। मैं जब कविताएं सुनाने जाता हूं तो मैं राष्ट्र की बात करता हूं। मेरी एक कविता गलवान के बलवान बहुत प्रचलित कविता है, जिस पे मैंने लिखा कि जब चाइना और भारत के जो सैनिकों के बीच में जब द्वंद्व हुआ था 15-16 जून 2020 में, तो उस पर मैंने कविता लिखी गलवान के बलवान। कविता तो लंबी है, मैं उसके कुछ दो बंद सुना देता हूँ कि ड्रैगन ने छल बल करके किया कोई पुरुषार्थ नहीं। ड्रैगन ने छल बल करके किया कोई पुरुषार्थ नहीं, जो लड़े देश की रक्षा में उनका कोई निस्वार्थ नहीं। और शौर्य और समर्पण देखिए कि ड्रैगन ने छल बल करके किया कोई पुरुषार्थ नहीं, जो लड़े देश की रक्षा में उनका कोई निस्वार्थ नहीं। अपने प्राणों की आहुति देकर जो शौर मशाल जलाया है, दुश्मन की गर्दन काट काट माटी का कर्ज चुकाया है। मुक्त कंठ से उन वीरों का शौर्य गान में गाता हूँ, मुक्त कंठ से उन वीरों का शौर्य गान में गाता हूँ। गलवानों के बलवानों को शत शत शीश झुकाता हूँ, गलवानों के बलवानों को शत शत शीश झुकाता हूँ। अच्छा, तो इस तरह की कविताएं आप बिल्कुल, आप जैसी कविता चाहेंगे। कविता तो चारों तरफ फैली हुई है। ब्रह्मांड एक अक्षर अमर है और उन अक्षरों का समूह बना के भाव उत्पन्न होते हैं, तो कविता है। मैंने बताया ना, एक एक पंक्ति की भी कविता लिखी जाती है और एक पंक्ति में बहुत असर होता है। अभी जो आपने कविता कहा आपका लिखा हुआ है, हाँ। बहुत ही मतलब देश के सैनिकों के लिए समर्पित है। बिल्कुल। लेकिन जो रील्स वाली दुनिया है आज के डेट में, हाँ, रियल दुनिया से हट के रील्स वाली दुनिया की बात करें तो वहाँ पे तो बस शेरों और शायरी, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, कुछ चीज़ें हैं, औषधि के साथ में जहर भी है, अमृत के साथ में आप समझ सकते हैं विष है। लेकिन हमें क्या ग्रहण करना है, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। सारी चीजें हैं। आजकल कवि सम्मेलन से ज्यादा दुर्गति, कवि सम्मेलन तो है, कवि सम्मेलन तो एक अच्छा माध्यम है, लेकिन लोगों को भ्रम है कि ये स्टैंड अप कॉमेडियन जो आ गए, जो अश्लील वार्तालाप आ गए हैं, रील की जो आप बात कर रहे हो वो अश्लील वार्तालापों से भरी पड़ी है। हम उसका समर्थन नहीं करते। जो एक राष्ट्र के जागृत प्रहरी हैं या हम जैसे कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, जो उसकी मूल चेतना में जीते हैं, प्राणवान पंक्तियों को उठाते हैं, वो उसका कभी समर्थन नहीं कर सकते। हमारा, क्योंकि लिखा किसी ने कि कविता लिखना आसान नहीं है, पूछो उन फनकारों से। कविता की ताकत देखिए कि कविता लिखना आसान नहीं है, पूछो उन फनकारों से जो लोहा काट रहे हैं यारो कागज की तलवारों से। तो कविता लिखना इतना आसान नहीं है। गोपाल दास नीरज जी ने भी लिखा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो जो आप रील की बातें करते हैं ना, मुझे एक कविता याद आती है, जब समाज में कवि कैसे अपनी बात रखता है, समाज के अंदर जो पीड़ा होती है कैसे दर्द रखता है। एक पंक्ति की कविता हो सकती है कि तेरे पैर में चोट लगी तो रिक्शा कैसे चलाएगा। मुझे लेखक का नाम याद नहीं है, क्षमा कीजिए, लेकिन कविता का मर्म देखिए कि तेरे पैर में चोट लगी तो रिक्शा कैसे चलाएगा। वो बोला बाबूजी, रिक्शा पैरों से नहीं पेट से चलता है। कितना मार्मिक बात है इसमें। तो ये कविता की जो ताकत है, ये आजकल की रील और शेरो शायरी में नहीं आ सकती। ये कवि सम्मेलन में अगर आपको वाकई अच्छा सुनना है, अच्छा समझना है और आप अपने संस्कार बच्चों पे भी भेजना चाहते हैं और बच्चों को भी संस्कारित करना चाहते हैं, तो मैं तो खुला स्वागत करता हूं। आप लोग अपने बच्चों को, सबको कवि सम्मेलनों में लेके आइए, एक स्तर के कवि सम्मेलनों में लेके आइए, और वहाँ आपको लगेगा 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद कि आप कुछ सीख कर गए हैं। तो ये जो आपने रील्स और रियल की दुनिया की बात में आपने कहा कि कविता तो है, आज भी आप लिखते हैं, लेकिन सरकार इस पे क्या आप लोगों को बढ़ावा देती है कि जो रील्स वाली दुनिया है उसको नहीं, रियल वाली दुनिया में कविता होनी चाहिए, रियल कविता होना चाहिए? सरकार अपना काम कर रही है और हम साहित्यकार अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम ही सरकार या समाज को दर्पण दिखाना है, उसको जो उसकी गलतियां हैं उसको बताना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई मुद्दे ऐसे आते हैं, जैसे आरक्षण का मुद्दा आया, या जब देश को जात धर्म के बांटने की बात आई, तो मैंने एक दोहा लिखा कि सड़कों पर पैदा हुआ नहीं जानता बाप। असली में मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन हम कवि जो समझते हैं वो अलग रूपरेखा में समझते हैं, हमारा विचार अलग होता है। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, जब आरक्षण पे आज देश भर में गदर मचा हुआ है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जिसने ले लिया, लेकिन मैं कहता हूँ आरक्षण की आवश्यकता किसे है, सबसे अधिक आरक्षण की आवश्यकता किसे। मैंने एक दोहा लिखा कि सड़कों पर पैदा हुआ नहीं जानता बाप। जब जात धर्म पर बांटने की बात होती है कि सड़कों पर पैदा हुआ नहीं जानता बाप, ईद दिवाली सब मने अब जात बताओ आप, ईद दिवाली सब मने अब जात बताओ आप। तो जो
वो बच्चा है जिसको अपना पता ही नहीं कि कौन सी जाति का है, अनाथ, जो सड़कों पर पैदा हुआ, उसे नहीं पता किस कुल का हूं मैं, उसका कोई भी आज समर्थन करने वाला नहीं है, ना उसके मौसी मौसा पापा मम्मी कोई नहीं है। असली में आरक्षण की आवश्यकता है उसे, सरकार की तरफ से उसे सोचना चाहिए कि इसको हमें समृद्ध करना है, इसको हमें आगे बढ़ाना है, इसका उत्थान करना है, ये होना चाहिए, ना कि जिसको हमें आरक्षण हमने जिसको मिल चुका है उसको दिया जाए। मैं इसके आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सही पात्र को मिलना चाहिए, कुपात्र को नहीं मिलना चाहिए। बस मेरा यही निवेदन। आरक्षण की बात कर रहे हैं और बच्चे, अनाथ बच्चे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। भारत जो है अपने संस्कृति और सभ्यता से जाना जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस भारत में फिर वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों होती है? यही तो हमारे संस्कार का नैतिक पतन हो रहा है, उसी कारण वृद्धाश्रम के बढ़त होती जा रही है। असल में क्या है, हमें लगता है केवल हम तक ही संसार सीमित है, हम केवल, क्योंकि संस्कार उनमें डाले नहीं गए, बीजारोपण हुआ नहीं। आजकल मुन्नी बदनाम हुई, आजकल की जो जनरेशन है उसने क्या सीखा? मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, या इस तरह के कांटा लगा, इस तरह के जो गाने हैं या इस तरह के जो रील है, छपरियों के रील है, या इस तरह के जो वातावरण उनको दिया जा रहा है, तो उनमें कहाँ से संस्कार पोषित होंगे और कहाँ से उनको लगेगा कि माता पिता भगवान से बड़े हैं, गुरु भगवान से, गुरु भी भगवान से बड़े, गुरु गोविंद दो खड़े। ये हमारी पंक्तियां जो वेदों ने भी दी हैं, या हमारा जगह जगह जो हमारा मार्गदर्शन किया है, ये साहित्य नहीं किया है। जिसने भी लिखा होगा वो भी आदि कवि महाकवि, उन्होंने मार्गदर्शन किया होगा ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, या भगवान माता को, पिता को भगवान से, ईश्वर से श्रेष्ठ बनाया गया। ये जो संस्कार दिए गए उस जनरेशन में, वो धीरे धीरे अवनति आ रही है और वो हम संस्कार नहीं दे पा रहे। इसी कारण से वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहा है, या देश की अधिकतर समस्याएं इसी कारण हो रही है। लूटपाट, चोरी डकैती और जो भी समाज में जो विघटन हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है। आज हम लोग पति पत्नी का एक मधुर संबंध जो है, रिश्ता जो है, उसका भी अनादर करते जा रहे हैं। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, समाज अपने आप इस चीज़ को देख रहा है और उसका कड़वा दंश भी झेल रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं और समझ में आ रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो एक धारणा चली आती थी उसका क्या कारण था। पूरा परिवार जब इकट्ठा होता है तभी हम लोग खुशी मना सकते हैं, अकेले बैठकर कोई खुशी नहीं मना सकता। समाज में इसका मतलब कुरीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुरीति, ये विडंबना आ गई है कि धीरे धीरे सोशल मीडिया ने और कई सारी रीलों ने, या जो आप कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन ने संस्कार नहीं दिए हैं, उन्हें गालियां सिखाई हैं बच्चों को, नए बच्चों को। लेकिन सोशल मीडिया अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा हथियार है, बिल्कुल, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए। लेकिन उसका मिसयूज कर रहा है लोग, वो गलत है या सोशल मीडिया गलत है? नहीं, मिसयूज ही गलत है। विज्ञान, ईश्वर ने अगर हमें कोई सामान दिया या विज्ञान दिया, तो विज्ञान से हम पर निर्भर करता है कि विज्ञान से हम वायुयान बनाएं, स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़ाएं, या परमाणु बम बनाएं, लोगों का विनाश करें। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है, ये पूरे समाज की सोच पर निर्भर करता है। लेकिन अभी सीरिया और जो आप देख रहे हैं हर जगह जो युद्ध की स्थिति है, या IS, ये क्या विचारधारा ही है। AK-47 या बंदूक हमारे सेना नायकों को भी दी जाती है और आतंकवादियों को भी दी जाती है। लेकिन आपको किसके समर्थन में खड़ा रहना है, किसके विरोध में खड़ा रहना है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है विषय वस्तु। समाज में जो कुरीति है उसको कैसे ख़त्म करें? अगर कविता के माध्यम से कोई मैसेज देना हो आपको कि ये रियल दुनिया में लोग वापस आए, रील्स वाले दुनिया में जो है अभी लोग, उसको एक छोटे से कविता के माध्यम से आप अगर समाज को आईना दिखा सके तो। नहीं, कवियों का काम ही है, शुरू से कवियों ने और हम लोगों ने सबने समाज को आईना ही दिखाया। हमने कोशिश की है कि बच्चों में संस्कार आए। कई कविताएं बेटी पर लिखी है, जब भ्रूण हत्या होती है तो मैंने कविता है उसमें अंतिम में मैंने एक दोहा लिखा कि एक साहित्यकार होने के नाते अगर समाज भ्रूण हत्या नहीं रोक सकता, मेरा क्या योगदान है, मैं किस अकेले दम पर इसका कैसे मैं इस रोकूंगा। मैंने लिखा कि पेंसिल रोकर ये कहे मैं चाहे छिल जाऊं। पेंसिल जिसे लिखते हैं कि पेंसिल रोकर ये कहे मैं चाहे छिल जाऊं, कविताएं ऐसी लिखूं भ्रूण हत्या रुकवाऊं, कविताएं ऐसी लिखूं तो भ्रूण हत्या रुकवाऊं। तो इसी तरह के कई सारे विषय हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी मशाल जलाकर चल रहे हैं। जिसको उजाला चाहिए, भले सूरज जितना रोशनी नहीं, लेकिन एक दिया हूं तो लड़ तो सकता हूं अंधेरे के खिलाफ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में जब राजनीति हर तरफ हावी है, तो एक कवि के अनुसार राजनीति कैसी होनी चाहिए? एक कवि के अनुसार राजनीति कई लोगों को भ्राती है या कई लोगों को एक सोच है कि कवि हमेशा सत्ता के विरोध में ही बोलता है। ये बात गलत है। कवि निष्पक्ष रहता है। सत्ता अगर अच्छा काम करती है, मेरा जो मानना है कि यदि सत्ता अच्छा काम कर रही है, सत्ता देश के भले के लिए कर रही है, तो कवि का भी धर्म बनता है उसका समर्थन करे। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में रहते हुए कवि थे और शायद इसी कारण देश का कारगिल युद्ध में हमने जो विजय प्राप्त की या परमाणु विस्फोट किया गया, उनके कृत्यों को भी कार्यों को याद किया जाएगा तो हमेशा लगेगा कि वो कवि हृदय होने के बावजूद सत्ता में ऐसे लोगों को होना आवश्यक था जिसकी वजह से देश आगे बढ़ा। और आपका प्रश्न था कि कवियों को समर्थन करना चाहिए। मैं दोनों बात कहता हूं। यदि आपको लगे, जैसे मैंने कहा कि आप सेना का अपमान नहीं कर सकते, आप सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं मांग सकते। और कवियों का भी धर्म होता है कि आप उसका प्रतिकार करें जो सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहा है, उसका दुर्विरोध करें। किंतु जो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, सेना को संबल दे रहा है और सेना के साथ कहता है कि मेरी 56 इंच की छाती तुम्हारे साथ खड़ी है और पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, ऑपरेशन सिंदूर जैसा साहसिक निर्णय जब लिया जाता है तो हम कवि लोग भी उसका समर्थन करते हैं। हम कवि लोग भी गौरवान्वित होते हैं कि भारत के सेना नायक या भारत की सत्ता या भारत के रणबांकुरे ऐसा निर्णय लेते हैं और कवियों को भी उसका समर्थन, हम कवि लोग भी उसका समर्थन करते हैं। तो जहाँ जो चीज़ सही है उसका समर्थन करना चाहिए, जो चीज़ गलत है उसका विरोध करना चाहिए। यही कवि का धर्म होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का बात किया आपने। बिल्कुल। पहलगाम में 26 हमारे निर्दोष लोग मारे गए थे। बिल्कुल। और जो आतंकवादी था, कई आतंकवादी भी मारे गए। सरकार कहती है कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारा गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और अभी जो वर्तमान संसद का सत्र चल रहा है, ऑपरेशन महादेव हुआ, कल ऑपरेशन शक्ति हुई है, शिव शक्ति। इस पे भी विपक्ष जो है कई मतलब वार प्रहार कर रहा है, कह रहा है कि किसी धर्म मतलब हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम पर कोई ऑपरेशन का नाम रखना उचित नहीं है। मैं इस पे एक मेरी पंक्ति, मेरी एक कविता है, शीर्षक है इसी ऑपरेशन सिंदूर और जो पहलगाम की घटना है उसका शीर्षक है कि टेबल वार्ता। कि मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। हालात तो अब भी बदतर हैं, जो मसला था क्या सुलझ गया। हालात तो अब भी बदतर हैं, जो मसला था क्या सुलझ गया। इस बातचीत के चक्कर में कश्मीर हमारा उलझ गया। विपक्ष कहता है कि कश्मीर से बातचीत भी करनी चाहिए, वो पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। कि हालात तो अब भी बदतर है, जो मसला था क्या सुलझ गया। इस बातचीत के चक्कर में कश्मीर हमारा उलझ गया। और यह दुश्मन का दुस्साहस है, सरहद पर फायर झोंक रहा, भारत माँ के मस्तक पर आतंकी कीले ठोक रहा। और कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक हैं इस देश का खाते पीते हैं, कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक हैं इस देश का खाते पीते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे सपना लेकर जीते हैं। आक्रोशित होना चाहता हूं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे सपना लेकर जीते हैं। ऐसे जहरीले नागों के फन पर ही सीधा घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे। और जो आपका प्रश्न था कि विपक्ष इस पर रुदालियां कर रहा है, तो मैं उसको बताना चाहता हूं, मैंने इसी कविता में एक पंक्ति लिखी कि राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है। आपके राजनीतिक मुद्दे आपको मुबारक हो, लेकिन जब देश की बात आए तो कम से कम देश के साथ खड़े हुई है। तब मैं कहना चाहता हूं, मुझे काफी आक्रोश आया इस सदन में इस तरह की भाषा उठी। तब मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, राजनीति करने वालों से मेरी इतनी आशा है, देश से छल करना छोड़ो या सीधी सीधी भाषा है। और हाथ थाम लो आपस में यदि स्वाभिमान से रहना है, जय घोष एक स्वर में मिलकर अब वंदे मातरम कहना है। जय घोष एक स्वर में मिलकर अब वंदे मातरम कहना है। लेकिन गौरवान्वित होना चाहता हूं कि आज देश सुरक्षित हाथों में है। जो ऑपरेशन महादेव चला रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है और ऑपरेशन शिव शक्ति चला रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कविता आज भी सत्ता के खिलाफ एक सशक्त हथियार है? आप एक कवि हैं। मैंने कहा कि सत्ता के खिलाफ हमारा द्वेष राजनीति से नहीं है। हमारा द्वेष जो समाज में घट रहा है और गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमें लिखना है।
हमें कलम उठानी है, हमें देश को सुरक्षित रखना है। भारत के सैनिक सरहदों पर बंदूकें लेकर खड़े हैं, तो हम सरहद के अंदर, देश के अंदर कलम लेकर खड़े हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, साहित्य के माध्यम से। साहित्य के माध्यम से। आपने पक्ष और विपक्ष की बात करी। एक कवि थे दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे बिहार से आते हैं, और उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल, राष्ट्रकवि दिनकर जी। राष्ट्रकवि दिनकर हैं, दिनकर थे। अब तो उनके बस गाथाएँ यहाँ पे इनको स्मरण करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। स्मरण कर रहे हैं अभी उनको। तो उन्होंने नेहरू जी को कंधा दे करके कविता पढ़ी थी। उसके बाद तो मुझे नहीं लग रहा कोई इतिहास बना हो कि कोई कंधा दिया हो कविता में, किसी सत्ता को, या ऐसे कंधा दिया हो जिस तरह से दिनकर जी ने दिया था। नहीं, वो दृश्य अलग था। वो लड़खड़ाए थे, नेहरू जी सीढ़ियाँ उतर रहे थे तब तो लड़खड़ाए थे, और वो जब लड़खड़ाए तो इन्होंने अपना कंधा दिया और संभाला उन्हें। फिर बात हुई कि अच्छा हुआ आपने मुझे संभाल लिया। तब उन्होंने बात कही कि जब जब राजनीति, जब जब देश की राजनीति अपना रास्ता बदलती है या कहीं भटकती है, तो देश का साहित्यकार ही उसको रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है। इस तरह की कोई बातचीत हुई थी उनके बीच में जी। तो वर्तमान सत्ता को कोई ऐसा कवि है जो सत्ता को मार्गदर्शन कर रहा हो, या उसके आवाज़ को सत्ता जो है प्राथमिकता दे रहा हो? नहीं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, सब अपना अपना विचार व्यक्त करते रहते हैं सही सही समय पे। जब जैसे मुझे याद है कि मैं अपने जीवन की बात करूं, मैं पहले श्रृंगार की कविताएं लिखता था। लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, और मैंने ये प्रण किया कि मनमोहन सिंह की सरकार थी और हेमराज की जब गर्दन कट गई, तो मैंने 4 पंक्तियां वहीं लिखी कि लहू हमारा पी पी कर सरहद के जो पार खड़ा। और हमने हेमराज की घटने के बाद मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, हम इसकी केवल कड़ी निंदा करते हैं, केवल इतना बयान दिया। और उसके बावजूद आज तक हेमराज की गर्दन पाकिस्तान में, भारत में वापस आने के लिए प्रतीक्षारत है। तो मैंने वहीं एक 4 पंक्ति लिखी कि लहू हमारा पी पी कर सरहद के जो पार खड़ा, लहू हमारा पी पी कर सरहद के जो पार खड़ा, शीश कट गया सैनिक का और हमने निंदा पत्र पढ़ा। पूछ रही सैनिक की विधवा आंखों में अंगार भरा, पूछ रही सैनिक की विधवा आंखों में अंगार भरा, सिंहासन सिंहासन बतला दे मुझको क्यों मेरा श्रृंगार मरा, सिंहासन बतला दे मुझको क्यों मेरा श्रृंगार मरा। तो जब मैंने ये दृश्य देखा और अनुभूति की, तो वहीं से मैंने कसम ले ली कि आज के बाद से श्रृंगार नहीं, केवल और केवल अंगार लिखूंगा। और देश के जो सैनिक हैं, देश के जो रणबांकुर हैं, उनके समर्थन में अपनी कलम उठेगी। और सत्ता अगर उनके समर्थन में, जैसे मैंने कहा कि सत्ता अगर उनके समर्थन में है, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। विरोध करना हमारे साहित्यकारों का काम नहीं है। हमारा कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। आप सही काम करेंगे तो आपका हौसला अफजाई भी की जाएगा, आपका समर्थन किया जाएगा। लेकिन आप अगर गलत काम करेंगे तो हम उसका प्रतिकार करेंगे, हम उसको जवाब देंगे। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक धर्म है, और यही एक कवि का धर्म होना चाहिए। कवि का धर्म यही होना चाहिए जब पक्ष विपक्ष और सत्ता, हम देश के साथ हम देश के साथ खड़े हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता भी थे और कवि भी। क्या आज की राजनीति में कोई ऐसे व्यक्तित्व हैं या व्यक्तित्व की ज़रूरत है जो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह कविता सुना करके संसद में, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो? नहीं, ये आजकल संसद में बात ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि कवि हो चाहे ना हो, एक इंसान बढ़िया होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और संवेदनशील इंसान होना चाहिए। क्योंकि कवि होना तो सौभाग्य है ही, लेकिन आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए। आपको उस देश में जो अंतिम व्यक्ति है, अंत्योदय की जब बात चलती है, या अंतिम जो गरीब व्यक्ति है, उसके बारे में अगर उसकी वेदना आप महसूस कर सकते हैं, तभी आप उस कुर्सी पर बैठने के हकदार हैं। और प्रधानमंत्री, आज वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, अटल जी का दौर अलग था, लेकिन आज का जो दौर है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबी से निकल कर आए। उन्होंने स्टेशन पर चाय बेची है, टूटे फूटे छप्पर में रहे हैं, और उन्होंने देखा है, पूरे भारत का दर्शन किया है, पूरे भारत में उन्होंने घूमा है, हिमाचल के जब प्रभारी रहे और सब चीज़ें, तो भारत का दर्शन उन्होंने किया। भारत की वेदना पीड़ा सब उनको ज्ञात है, उन्होंने आत्मसात किया, और शायद उसी के लिए वो दिन रात, आज हम लोग
जनधन योजना से प्रारंभ करके कितनी अनेक योजनाएं हैं। महिला शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं को समानता देने की बात करते हैं, या कई सारी योजनाएं हैं जिसका मैं नाम लिखूंगा तो पॉडकास्ट की समय समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति होना बहुत आवश्यक है। और रही बात कविता की बात है, तो कई सारी कविताएं संसद में पढ़ी जाती हैं, जो हमारे राजनेता पढ़ते हैं। मैंने भी कुछ कविताएं लिखी जो संसद में बोली गई, मेरी भी कई कविताएं बोली गई संसद में, ये एक अलग विषय है। और कई सारी कविताएं बार बार जाहिर की जाती हैं, तब समाज को राह मिलती है, संसद को राह मिलती है, प्रेरणा मिलती है, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये कविता ही करती है। और आए दिन आप कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कोई शायरी, कविता या कोई कोट हमारे साहित्यकारों से ना उधार लिया जाए। अच्छा, चाहे संसद या लोकसभा या राज्यसभा की बात बिल्कुल, हो, हम आप लोगों से उधार ली जाती है। बिल्कुल, हमसे उधार ली जाती है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी लेखनी इस काम आ रही है कि संसद तक को, जो संविधान का सबसे बड़ा मंदिर है, देश का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें हमारी कविताएं एक पुष्प की तरह संविधान को चढ़ाई जा रही हैं और संविधान के लिए पूजा की जा रही है। इससे अच्छा सौभाग्य क्या मिल सकता है? तो इसके बदले कुछ मिलता है आप लोगों को? आवश्यकता क्या है? देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, ऐसी सोच होनी चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच में हमेशा तनाव रहता है, तो अभी भी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन सिंदूर की जैसे हम लोगों ने चर्चा किया, तो इसमें कवि समाज का या साहित्य समाज का क्या योगदान है कि कैसे इस चीज़ को रोका जाए, या आर या पार की एक बार लड़ाई हो जाए, मतलब वो हो जाए, कहता है निष्कर्ष निकल के आ जाए? ये अपने अपने विवेक पे निर्भर करता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कृष्ण जी जब गए हस्तिनापुर, तो उन्होंने 5 ग्राम की निवेदन किया था, केवल 5 ग्राम। उसके पश्चात क्या जवाब मिला? हम सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। अंत में उसकी गति क्या हुई? महाभारत तो हुआ, रण हुआ, और जो आतताई थे, पापी थे, उनका विनाश निश्चित था, सुनिश्चित था। ईश्वर ने भी कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो मैं जन्म लेता रहूंगा। पाकिस्तान भी आए दिन जो सरहदों पर बदतमीजियां करता रहता है, उसका समुचित उत्तर देना बनता है। अब मैं ये प्यार मोहब्बत की बातें बहुत हो चुकी। प्यार मोहब्बत यदि रहता तो 1947 में पाकिस्तान का विभाजन ही ना होता। यदि अगर ये स्थिति रहती, हमें प्यार मोहब्बत करना है, तो ये विभाजन ही क्यों होता? सही बात है। मैं वो घटना याद करता हूँ, वेदना आती है, मुझे पीड़ा होती है कि भारत के दोनों बाजू अलग कर दिए गए, और उसके बावजूद आज भी वो हमें पीड़ा दे रहा है। हेमराज की गर्दन काटी, या हमारे आए दिन सैनिकों की हत्या की जाती है, उनको शहीद कर दिया जाता है। या कश्मीर जो आज जो स्थिति बनी हुई है, धारा 370 तो अब हटी है, उसके पहले की क्या स्थिति है? आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं, ये पाक प्रायोजित हमले होते हैं। या बंबई में जो हमला हुआ, सबको पता है कि पाकिस्तान ने उसको प्रायोजित किया, कसाब को भेजा। तो आए दिन भारत में आतंकवादी घटनाएं होती रहे, भारत अस्थिर रहे, इसका पूरा पूरा श्रेय अगर दिया जाएगा तो पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो भारत की सेना सक्षम है, देश का नेतृत्व भी सक्षम है, और कभी या मैं अपने मन में सोचता हूँ कि इसका एक समुचित उत्तर देना ही चाहिए। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जो चला था, हाँ, वो चला, कई दिन तक चला, फिर सीज फायर क्यों किया? सरकार को तो ये सोचना चाहिए था कि इस बार तो हम पीओके भी ले लें और एकदम निष्कर्ष निकल के आ जाए कि आगे हमारे सेना के साथ कुछ नहीं होगा, या नहीं के साथ भी पीओके लिया जाए। वो सारी चीज़ आपकी बिल्कुल बात सही है, मुझे भी लगा कि ये, लेकिन हो सकता है जो जहाँ पे बैठे हमारे विदेश मंत्रालय के लोग बैठे हुए हैं, और जो हमारे सेना नायक हैं, ये निर्णय, जैसा कि आपने भी सुना कि भारत सरकार ने निर्णय नहीं लिया, सेना के लोगों ने लिया, हमारे डीजीएमओ के बीच में वार्ता हुई और उसके बाद निर्णय लिया गया। तो मैं तो ये मानता हूं कि मैं छोटा सा कलमकार हूं, मेरा आवेश हो सकता है, लेकिन पूरे जब देश की बात आएगी और जिनको जिम्मेदारी दे दी गई है, उनको ये निर्णय दे दिया गया है कि आपको कब तलवार चलाने, कब आपको तोप चलाने, हम उस पर समर्थन करेंगे। आप तलवार चलाएंगे तब भी आपका समर्थन है, आपने अगर सीज फायर का निर्णय लिया है तो भी आपका, मैं कवि के तौर पे आपका समर्थन करूंगा। मैं आपका पैर खींचने का काम कभी नहीं करूंगा।
आपने अगर यदि निर्णय लिया है, जो भी बड़ा निर्णय हुआ है, सीज फायर की जो बात हुई है, हो सकता है कि कुछ उसमें देश हित की ही बात रही हो सकता है हमें और, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ, हमें और तैयारियों की आवश्यकता हो सकता है कि हमारे परमाणु बम से भी निपटने के लिए और कुछ तैयारियां चल रही हो, कुछ और प्रायोरिटियां भी हो। तो केवल पाकिस्तान तो वो तो लुटा पिटा व्यक्ति है, उसे तो हम कभी भी जवाब दे देंगे, लेकिन उसके पहले स्वयं को मजबूत करना है। शायद उसी की तैयारी चल रही होगी। तो उनके निर्णय को मेरा पूरा समर्थन है, जो भी उन्होंने किया कुछ सोच समझ कर किया होगा। कविता के माध्यम से अगर पाकिस्तान को परास्त करना हो तो आप क्या जवाब देंगे? बहुत है, कविता के माध्यम से मैं आए दिन कश्मीर में नारे लगते हैं, तो मैं लिखा कि टुकड़े टुकड़े नारों से किस्से नहीं बदल जाते। आए दिन कहा जाता है कि कश्मीर अलग करके पाकिस्तान को दे देंगे कि टुकड़े टुकड़े नारों से किस्से नहीं बदल जाते, और कश्मीर पर मिमियाने से हिस्से नहीं बदल जाते। एक हिमालय से ऊंचा अंबार लगा दो सरहद पर, एक हिमालय से ऊंचा अंबार लगा दो सरहद पर, लाशों पर लाशें बिछवा दो और चढ़ा दो मरघट पर। लाशों पर लाशें बिछवा दो और चढ़ा दो मरघट पर। और जैसे आपने बात कही कि आए दिन पाकिस्तान को लगता है कि हम भारत से कश्मीर वापस छीन लेंगे, मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ कि कश्मीर मात्र जमीन का टुकड़ा है। उसे लगता है कि कश्मीर हमारा मात्र जमीन का टुकड़ा है। मैं बताना चाहता हूँ उपेंद्र पांडे, कश्मीर हमारे लिए क्या है कि जब जब हमसे टकराया है अंजाम हुआ क्या देखा है। जब जब हमसे टकराया है, उनको बता देना चाहता हूँ कि जब जब हमसे टकराया है अंजाम हुआ क्या देखा है। मत लांग भस्म हो जाएगा सरहद, ये लक्ष्मण रेखा है। और कश्मीर है मेरी पंचवटी, स्पष्ट बताकर जाऊंगा। कश्मीर है मेरी पंचवटी, स्पष्ट बताकर जाऊंगा। एक शीश के कटते ही 100 बार जन्म ले आऊंगा। वाह, तो ये है हमारे लिए कश्मीर। अब बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे को तैसा कविता है मेरी। और कश्मीर में जब इस तरह के नारे लगे थे, भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, तब भी मैंने एक कविता लिखी थी कि चाहे जितने भी नारे लगवाओ कश्मीर की घाटी पर। अलगाववादी 2016 से पहले आपको पता है कि वहाँ नारे लगते थे। तब मैंने प्रतिकार स्वरूप लिखा कि भारत पाकिस्तान के झंडे फहराए गए कि चाहे जितने भी नारे लगवाओ कश्मीर की घाटी पर, चाहे जितने भी नारे लगवाओ कश्मीर की घाटी पर और धूर्तता नहीं सहेंगे जिन्ना की परपाटी पर। चाहे जितने भी नारे लगवाओ कश्मीर की घाटी पर और धूर्तता नहीं सहेंगे जिन्ना की परिपाटी पर। और आंख नोच कर खाल खींच लो, गोली मारो छाती पर। एक तिरंगा फिर से लहरा दो उस सरहद की माटी पर। एक तिरंगा फिर से लहरा दो उस सरहद की माटी पर। सच में अगर कहे तो साहित्य का जो है योगदान, अगर भारत की बात करें तो पाकिस्तान को अगर साहित्यकार अगर जोश दे तो हमारी सेना तो वैसे भी तैयार रहती है। सेना तो तैयार ही है, समेट के रख देगी। सेना तो हमारे रणबांकुरे। ये तो गर्व है कि सेना के रणबांकुरे, चाहे गलवान में, पाकिस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान की क्या औकात, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। आजकल गलवान में या चाइना में जितने सैनिक हैं, उनका सबसे बड़ा दुस्वप्न ये होता है कि भारत के सैनिकों के सम्मुख उस चोटी पर हमें खड़ा न कर दिया जाए, उस चौकी पर हमें खड़ा न कर दिया जाए जहां हमारे सम्मुख भारतीय सैनिक हो। ये सबसे बड़ा दुस्वप्न है उनका। उन्हें पता है भारत के सैनिक हथियार हो न हो, बाजुओं में फौलाद लेकर घूमते। और सैनिक गलवान में जो दृश्य हुआ था, 150 से ज्यादा तो चाइना के जवानों की गर्दनें तोड़ी थी हम लोगों ने। ये चाइना ने भी कबूल किया, साहब जो हमेशा झूठ बोलता है उसने भी कबूल किया कि 40 चाइनीज सैनिक मारे गए थे। असली आंकड़ा तो 150 गर्दनें तोड़ी थी। असली आंकड़ा आप लोग अनुमान लगा सकते हैं हमारे भारत के सैनिकों का शौर्य क्या रहा होगा। आज भी वो लोग सोचते हैं कि हमें कहीं पे भी, किसी भी चौकी पे, दुर्गम स्थान पर नौकरी, वो चौकी मिल जाए, हम वहाँ पे नौकरी कर लेंगे ना, भारत के सैनिकों के सामने नहीं कर सकते। वो आज भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे बाली ने रावण को 6 महीने काग के बीच में दावा था ना, भारत के सैनिक भी बाली हैं और वो रावण क्या उसकी औकात। विपक्ष हमेशा से सरकार को कोसते रहते हैं इन सब मुद्दों पे। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करी, ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन महादेव। ये विपक्ष को क्या चाहिए होता है? जैसे कि अभी चर्चाएं हो रही थी संसद में, तो बार बार यही पूछा जा रहा था कि भारत के राफेल गिरा दिए गए, लेकिन एक बार भी सवाल ये नहीं किया गया कि भारत ने पाकिस्तान को कितना क्षति पहुंचाया। ये विपक्ष को ये लगता है कि सरकार को घेर के या प्रधानमंत्री को घेर के हम लोग अपने नंबर बना रहे हैं।
लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि सेनापति गंभीर, मैंने कविता लिखी इसी मुद्दे पर लिखी कि मोदी जी जब निर्णय लेते हैं तो विपक्ष को कभी समझते नहीं, या किसी को भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम की घटना के बाद क्या हुआ साहब, विपक्ष ने कहा, पूरे देश ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुला ली जाए, इसका जो हमें जवाब देना। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा, वर्तमान परिदृश्य में बात करता हूँ, मोदी जी ने क्या कहा कि मैं इसका उत्तर दूंगा और समुचित उत्तर दूंगा, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया। कोई भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई? कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, तीन के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी नहीं था, कोई और तीसरा चौथा मंत्री नहीं था। यह घटना मैंने लिखा कि सेनापति गंभीर है, अपना सेना पूरी सक्षम है, कि सेनापति गंभीर है अपना सेना। मैं जवाब देना चाहता हूं कि सेनापति गंभीर है अपना सेना पूरी सक्षम। मोदी जी क्या सोचते हैं कि सेनापति गंभीर है अपना सेना पूरी सक्षम है, नेताओं से डरना कैसा, जनता में जब दमखम है। वाह। तो भारत के 140 करोड़ लोग जब मोदी जी के साथ में हैं, जब कहा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कीजिए, हमें इसका बदला लेना है, तो कौन ये विपक्षी पिद्दी चिद्दी कौन लोग हैं? ये निर्णय लिया जाता है तो 140 करोड़ लोगों ने जिसको प्रधान बनाया है उसका निर्णय है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का निर्णय है, भारत के रणबांकुरों का, सेना नायकों का निर्णय है। तो इसमें ये विपक्ष की बात ऐसी होती है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके, वही स्थिति है। अगर हम विपक्ष की बात करें या पक्ष की बात करें, तो विपक्ष के लिए अगर उपेंद्र पांडे एक मैसेज देना हो कि अपनी वार्तालाप या किसी चीज़ में सुधार करे, कि सेना पे बार बार सवाल खड़ी ना करे, ये हमें भी पीड़ा पहुंचाती है। क्योंकि अगर देश में हम सुरक्षित हैं, अगर इस घर में स्टूडियो में बैठ के हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सरहद पे एकदम घाटी में सेना हमारी तैनात होगी, बिल्कुल वहाँ से हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है। लेकिन फिर भी सेना पे सवाल उठाना चाहे विपक्ष का, अगर मैसेज देना हो उपेंद्र पांडे को, क्या मैसेज देंगे? मैं ये विपक्ष की बेवकूफ़ी मानूंगा, छोटी सोच मानूंगा, या उनके राजनीतिक मुद्दे। उन्हें सोचना चाहिए कि आपके राजनीतिक मुद्दे से भारत की जनता सरोकार नहीं रखती है, क्योंकि भारत की जनता को पता है कि जो आज सैनिकों सरहदों पर, अब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा या उपलब्धि क्या हो सकती है कि निगाहें झुकती, बड़े बड़े सम्मान परमवीर चक्रवीर होते हैं। आप सोचिए, ये जनमानस में है। पता आज वो सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, तब जाकर हम ये देश में उत्सव और महोत्सव मना पाते हैं। वरना यूक्रेन का हाल आप लोग देख सकते हैं। देश, ये पद प्रतिष्ठा धन वैभव आम जनता को भी पता है, यह उसे भी चेतना है कि पद प्रतिष्ठा धन वैभव बड़े बड़े महल केवल तभी तक शोभा देते हैं जब तक देश सुरक्षित हाथों में है। और क्या आप सवाल पूछते हैं, किस सैनिक से सवाल पूछते हैं? उस सैनिक की क्या जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है? आपके सवाल का जवाब देता फिरेगा सैनिक? उसके जीवन की अभिलाषा मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। क्या कहता है भारत का सैनिक कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा, तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे। तो हमारे देश के सैनिक जो भारत की बलवेदी पर सहर्ष हंसते हंसते अपना प्राण निछावर कर देते हैं, ये इस तरह के जवाब या इस तरह के सवाल शोभा नहीं देते। इनको भी सोचना चाहिए। मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं भारत के विपक्ष वाले। इसका निर्णय भारत की जनता खुद ही देगी, क्योंकि देश की जनता ये आखिरकार सबसे बड़ी है, वही निर्णय लेती है। और पिछले 11 साल की जो जर्नी रही, 11 साल की जो सरकार का समर्थन रहा भारत की जनता का, 2029 तक दे दिया। और 2029 के बाद भी आपकी हरकतें अगर नहीं सुधरी, आपने अगर भारत के सेना का अपमान करना बंद नहीं किया, तो आपकी इससे भी बड़ी दुर्गति होगी। यह एक कवि होने के नाते और एक भारत का नागरिक होने के नाते और उन सेना नायकों के अधीन रहने के नाते, उन सेना नायकों के जो सरहदों पर खड़े होकर भारत की रक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होने के नाते मैं यही लिख कर देता हूँ। अच्छा, अब अभी सेना सब सारे बातें करें हमने, जैसे कई सारे कवि जो हैं उन पे बार बार वो लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि वो सत्ता पक्ष के लिए बोलते हैं। जैसे पत्रकार सत्ता के पक्ष में बोलते हैं, ऐसे ही
कवि के बारे में भी बोला जाता है कि सत्ता के ही पक्ष में बोलते हैं। तो क्या आप कवि को भी कवि सम्मेलन करने के लिए मंच पे जाने से पहले एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा कि मैं सत्ता पक्ष में बोलूँ या सत्ता के विपक्ष में बोलूँ? मैं इस बात में संशोधन करना चाहता हूँ, सत्ता के पक्ष या विपक्ष में ये कभी पे लागू नहीं होना चाहिए, किंतु जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट की मैं बात करता हूँ इसमें बिल्कुल लागू होना चाहिए इस बात का कि आप देश के विरोध में नहीं बोलेंगे। ये बिल्कुल लागू होना चाहिए। आप भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा जो प्रश्न करते हैं उनका समर्थन में आप नहीं बोलेंगे। भारत के टुकड़ों करने वाले कई लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं। ये क्लियरेंस होनी आवश्यक है। क्या संस्कार दिए जा रहे हैं भारत के आने वाली पीढ़ी को कि जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं उनका हम महिमा मंडन करते हैं, उनका यशोगान करते हैं। और जो रही बात आपने कही कभी सत्ता के पक्ष या विपक्ष में, मैंने एक पंक्ति लिखी, मैंने लिखा आप समझेंगे मैं सत्ता के पक्ष में भी बात करूंगा। मैंने जब कश्मीर में लगा कि भारत मुर्दाबाद और कश्मीर पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे, उस कविता में मैंने लिखा कि मैं शान कसीदे कि कवि की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, जो आप बात कह रहे हैं मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि कवि की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, कवि खुददार होता है। लेकिन मैं उपेंद्र पांडे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं अपनी खुददारी बेचने निकला हूं। किसे? भारत के प्रधान मोदी जी को। लेकिन खुददारी किस कीमत पर बेचूंगा इसका समर्थन कीजिएगा कि मैं शान कसीदे सिंहासन के पढ़ने को पड़ जाऊंगा। भारत मुर्दाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के, पाकिस्तान के झंडे फहराए गए, तब मैंने लिखा कि मैं शान, आक्रोश में लिखा कि मैं शान कसीदे सिंहासन के पढ़ने को पड़ जाऊंगा, झाड़ चने पर पड़े जरूरत चढ़ने को चढ़ जाऊंगा। मैं शान कसीदे सिंहासन का ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो भारत के सारे साहित्यकारों ने उसका समर्थन किया है कि मैं शान कसीदे सिंहासन के पढ़ने को पड़ जाऊंगा, झाड़ चने पर पड़े जरूरत चढ़ने को चढ़ जाऊंगा, बस इतना सा तुम कर दो तोपे। अब कीमत देखिए कि बस इतना सा तुम कर दो तोपे, तैनात करो हथियारों को, बस इतना सा तुम कर दो तोपे, तैनात करो हथियारों को, वंदे मातरम नाजो गाए बांधो उन गद्दारों को। और जो पाकिस्तानी झंडे मांगे उनको भी आज़ादी दो, जो पाकिस्तानी झंडे मांगे उनको भी आज़ादी दो, लाल किले की प्राचीरों पर सुबह शाम बस फांसी दो, लाल किले की प्राचीरों पर सुबह शाम बस फांसी दो। तो भारत की सरकार ये निर्णय ले तो हम सत्ता के गुलाम होने को तैयार हैं। मेरी ये कीमत है। अगर राष्ट्र के लिए भारत सरकार बिल्कुल काम करती है तो साहित्य को समर्थन सही को सही करना चाहिए, सही को सही करना चाहिए। जब भारत, मैंने लिखा कि जब भारत ये जेएनयू में जब नारे लगे तो मैंने प्रतिकार स्वरूप लिखा कि मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान लिखूंगा। क्या कलम की ताकत है, हमारा क्या धर्म होना चाहिए। आज के आने वाली युवाओं को भी समझना चाहिए कि मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान लिखूंगा, काशी में हिंदू तो काबा में मुसलमान लिखूंगा। और गद्दारों नारों में सुन लो अफजल को गुरु बताया फिर तो, गद्दारों नारों में सुन लो अफजल को गुरु बताया फिर तो, सौगंध शहीदों की चुन चुन कर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा, सौगंध शहीदों की चुन चुन कर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। तो हम राष्ट्र के जागृत प्रहरी हैं। राष्ट्र की जब बात आएगी तो रात के 12 बजे भी हम अपनी मशाल लेकर, कलम लेकर चलेंगे और कहीं अंधेरा ना रहे इसकी हम प्रयास करेंगे। आपने बताया कि जो वर्तमान सरकार है, जो प्रधान सेवक हैं हमारे, वो बहुत ही सशक्त है और राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। लेकिन आज भी भूख से बिलखते बच्चे और नेता विकास की कविता पढ़ते हैं। ये विडंबना है, ये सोचने का विषय है। आज धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आया है और कुछ कमियां तो हैं देश में। आज कुछ कमियां हैं, 1947 क्या उसके पहले से भी सारी कमियां हैं। धीरे धीरे लोगों में विकास हो रहा है, लोगों में बौद्धिक स्तर बढ़ता जा रहा है। रही बात जो भूख की बात कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण राजनीति नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। ये तो राजनीतिक और ये इस तरह की जो बात करते हैं, ये उसको बरगलाने की बात करते हैं, मूल जड़ में जाने की बात नहीं करते, केवल किसी पर आरोप लगा दो। मैं सत्ता की भी बात कर रहा हूँ, हाँ इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने कई सारे विषय हैं। आप भूख की बात करते हैं, या कई बार मैंने एक दोहा लिखा कि नेताओं के बारे में भी बात होती है, कि एक दोहा लिखा कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद नेताजी के संबंध जनता के साथ, ये एक परिदृश्य बन चुका है। आज भी कई हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जनता से पहले एक दोहे में मैं बात करूँगा कि कविता कहाँ अपनी बात करती है। तब हमने कलम उठाई कि शेरनी ने बच्चा दिया,
शेर रहा समझाए, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, कि शेरनी ने बच्चा दिया, शेर रहा समझाए, शेर हिरन की दोस्ती बचपन में ही भाई, शेर हिरन की दोस्ती बचपन में ही भाई। तो नेताओं को जो हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि जिस जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उसके बारे में काम करने का हमारा अब वक्त आया है। ईश्वर ने हमें इतनी ताकत सौंपी है, इतना अच्छा हमें माहौल दिया, इतना अच्छा देश दिया है, तो आज जाके उसका निवारण किया जाए। लेकिन मूल कारण भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये अगर निर्णय लिया जाए कि भारत की जनसंख्या का नियंत्रण किया जाएगा तो आज सारे संसाधनों में देश की में कोई कमी नहीं है, सारे संसाधन पर्याप्त हैं। लेकिन उसके पश्चात लोग जो भुखमरी से मर रहे हैं या गरीबी से मर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मूल कारण मैं देश की जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या की बात करूंगा। मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसको हमें कंट्रोल में करना चाहिए। तो जनसंख्या कंट्रोल में तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ जनसंख्या जिसका वृद्धि होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसका नहीं बढ़ के किसी और का भी बढ़ रहा है, जो आने वाले टाइम में देश के लिए खतरा बन सकता है। तो आप नियंत्रण की बात कर रहे हैं, एक पक्ष है जो नियंत्रण के पक्ष में है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो नियंत्रण के पक्ष में नहीं है। नहीं तो यही तो देश की विडंबना है। जब आरक्षण लागू किया गया था, मैं एक बात कहता हूँ, जब आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब आरक्षण लागू किया तो कुछ पक्ष उसके विरोध में भी रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद निर्णय लिया गया। या अभी जब धारा 370 हटी, देश के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए जब धारा 370 हटाई गई तो क्या कोई पक्ष विपक्ष में नहीं था, विरोध में नहीं था? तत्पश्चात भी निर्णय लिए गए ना। या 526 से अधिक जो रियासतें थी, तो रियासतों में कब, जब 1947 के बाद वल्लभ भाई पटेल जी ने जब रियासतों का विलय किया भारत में, तो क्या उसका विरोध नहीं हुआ था? उसके बावजूद भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाए रखने के लिए क्या उन्होंने बलिदान नहीं दिया वल्लभ भाई पटेल जी ने? और पूरे भारत को एक साथ इकट्ठा किया। जूनागढ़ जब बाहर जा रहा था तो क्या विरोध नहीं हुआ? हैदराबाद का विरोध नहीं हुआ? वहां के निजाम ने विरोध नहीं किया था। लेकिन देश के आगे बढ़ाने के लिए, देश राष्ट्र हित में जब निर्णय लिए जाते हैं तो छोटे मोटे विरोधों को दरकिनार करके बड़े निर्णय लेने चाहिए। तो जो आप बात कर रहे हैं, देश का अगर भला इस जनसंख्या नियंत्रण कानून में है तो ये होना ही चाहिए, और आज समय की सबसे बड़ी मांग है। क्योंकि हमारी आबादी चाइना को पछाड़ करके हम लोग उससे भी आगे निकल चुके हैं। और क्षेत्रफल में देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में है। इसी की वजह से ये गरीबी आ रही है, इसी की वजह से रोजगार का संकट पैदा हो रहा है, उसी की वजह से संसाधनों का संकट पैदा हो रहा है, और चारों तरफ प्रदूषण जो हो रहा है ये इसी कारण हो रहा है। सारी समस्याओं का हल जनसंख्या नियंत्रण है। अब इस पर भी बात करनी चाहिए। हम कभी, समाज का दर्पण है, आईना, सरकार से जवाब तलब कर सकते हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अब धारा 370 हटी, सारे मुद्दे हटे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस पर भी अब बिल आना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए, जिसे कहते हैं 56 इंची निर्णय। 56 इंची का निर्णय। आप युवा कवि हैं और आजकल लोग, मुझे लग रहा है कि लोगों की रुचि है कविताओं में, बढ़ते जा रहा है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवा कवि के माध्यम से और युवाओं को? संदेश वही है कि आप देश से बड़े नहीं हैं। आपको लगता है कि हम जो कहेंगे उसे देश को मानना पड़ेगा, नहीं। आपको यह सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कहें, जो देश जिसके आगे बढ़े और देश का समर्थन हो, देश विकास करे। कई लोगों को भ्रम रहा कि हमने कई उपाधियां दे दी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि केवल एक सूत्र है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं या कोई भी व्यक्ति विशेष, मैं पुरातन काल से भी बात करता हूं, कई विषय ऐसे हैं जिसमें कहा गया है कि जैसे राष्ट्रपिता की एक पदवी दे दी गई, ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल ही सही, लेकिन हमने बचपन से पढ़ा कि राष्ट्रपिता हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति विशेष कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी मातृभूमि से बड़ा नहीं हो सकता। केवल ये अगर उनको समझ में आए, युवाओं को समझ में आए, तो यही उनके लिए एक मूल वाक्य होना चाहिए कि आप या कोई भी, आप जिसको भी आदर्श मानते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा, जैसे वो जापान में एक कहावत है कि जापान में एक कहावत है कि आपके भगवान, वो किस तरह से कहावत है कि आप
का भगवान का कोई अपमान करे तो आप क्या करेंगे? हम्म, हम उसको पीटेंगे कि वो हमारे भगवान का अपमान कर रहा है। हम्म, लेकिन तुरंत फिर एक और कहावत है, अगर भगवान आपके देश का अपमान करे तो वो क्या कहते हैं कि हम उस भगवान को भी पीटेंगे। तो देश सबसे बड़ा है, हम रहे न रहे देश आगे रहे, देश आगे बढ़े और बढ़ता ही जाए। राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि है। उपेंद्र पांडे का कोई आदर्श जिसको उपेंद्र पांडे अपना आदर्श मानते हो? सभी लोग हैं, मेरे गुरु हैं या जिससे भी मैंने सीखा है, सबसे बड़े आदर्श ये भारत भूमि की रज है, जिसको तिलक लगाते हुए हमारे सैनिक, और वो रज वहाँ के जब भारत के सैनिक लाम पर जाते हैं तो जो उनके कदमों के नीचे जो छूटते हुए पैर का चुम्बन लेकर अनुभूति करिए कि आम रज नहीं, पैर का चुम्बन लेकर जो वापस गिरी है रज, वो शायद किसी भी सबसे बड़े धाम से भी बड़ी है। इस मिट्टी में हमारे भारत के बेटों का, महापुरुषों का, राम जी, कृष्ण जी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, या जितने भी क्रांतिकारियों की बात करें, हम यहाँ भूल जाते हैं कि भारत की आज़ादी, कई सारे विषय हैं जो कहते हैं कि भारत की आज़ादी दे दी हमें, आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। 5 लाख से ज़्यादा जो अंग्रेजों ने मार दिए थे, जो फांसी चढ़ा दिए थे, उन लोगों का बलिदान हम लोग भूल जाते हैं। यही विडंबना है देश की। केवल एक परिवार ने देश को आज़ादी दे दी, चरखे से आज़ादी आई। क्या आवश्यकता पड़ी थी तात्या टोपे को? मंगल पांडे को क्या आवश्यकता पड़ी थी? बारूद भर के उसने यलगार किया, युद्ध प्रारंभ किया। या भगत सिंह को क्या आवश्यकता पड़ी थी? हम एक पक्ष देखते हैं, दूसरा पक्ष नहीं देखते। तो हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा आदर्श कौन है? भारत के वो सैनिक हैं या भारत के वो पुरुष हैं जिन्होंने भारत की स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग किए। उनसे बड़ा बलिदानी और कोई नहीं हो सकता। उसमें सभी लोग आते हैं। मैं किसी एक की बात नहीं कर सकता, सभी की बात कर सकता हूँ। सारे हमारे महापुरुष हैं। अरे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। केवल यही एक ध्येय वाक्य होना चाहिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। केवल ये उद्देश्य, मूल उद्देश्य अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। साहित्यकारों की जो बात हो रही है, आपका उद्देश्य यही होना चाहिए, हम रहे ना रहे देश आगे रहे। जैसा कि आपने कहा अभी कि आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी, बहुत ही संघर्ष के बाद मिला था। अंग्रेज़ों ने बहुत हमारे लोगों को मारा, अत्याचार किया, बहुत अत्याचार किया, तब मिली। 1947 में आज़ादी मिली हमें, और उसी टाइम देश का बंटवारा हो गया। अब बंटवारा होने का दंश अभी तक हम झेल रहे हैं, जिस पे हमने पीछे भी चर्चाएं की है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ रहा है, कभी ऑपरेशन महादेव करना पड़ रहा है हमारी सेनाओं को, कभी ऑपरेशन शिव शक्ति। तो उस बंटवारे को आप किस नज़र से देखते हैं? उस टाइम पे अगर बंटवारा हुआ तो क्या उस टाइम पे? सबसे पहले तो मैं ये करेक्शन करना चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं 1947। मेरा जो अपना मानना है कि भारत की आज़ादी की शुरुआत 1947 में नहीं हुई थी। 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं। भारत वाकई स्वाभिमान के रूप में, स्वाभिमानी एक आज़ादी जो जिसे कहते हैं, सबसे पहला झंडा फहराया गया अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में 1943 में, जब हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहला झंडा फहराया और भारत को आज़ाद घोषित किया। शुरुआत वहीं से हुई। तो मैं तो मानता हूं कि वो एक क्षण था और उसके बाद आज़ादी की परिकल्पना, पटकथा लिखी गई। तो सबसे पहला दिन तो वो स्वर्णिम दिन है। हम 1947 से ना मानकर 1943 से बात करते हैं। 1947 में एक घटना हुई, मैंने उस पर लिखा कि वो घटना भी मैं बताना चाहता हूँ, वो मुझे आज तक नहीं समझ में। मैं एक अलग तरीके से बताना चाहता हूँ कि उसमें हमें मिला क्या। उसमें हमें आपने जो बात कही कि 1947 के बाद जो गांधी जी का जो प्रकरण हुआ या गोडसे वाली जो बात थी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने लिखा कि 3 मूर्ति के चाचा और मुस्लिम एक लाहौरी थे। उद्देश्य 3 लोगों ने मिलकर बंद कमरे में बैठकर 55 करोड़ लोगों का मुकद्दर लिख दिया कि 3 मूर्ति के चाचा और मुस्लिम एक लाहौरी थे, देश बांटने की गाथा में एक जयचंद गौरी थे, और इतिहास तुम्हें भी ताने देगा भारत के बंटवारे पर। तीसरे व्यक्ति नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन बात करनी पड़ेगी हमें कि सुभाष चंद्र बोस जी का बलिदान क्या हम ऐसे ही विरक्त कर सकते हैं, भुला सकते हैं? जिन्होंने इटली से लेकर, जर्मनी से लेकर जापान तक
पनडुब्बी में कितनी यातनाएं सही, उसके बावजूद वो अकेले जापान तक गया और भारत को आज़ाद कराया। भारत वहाँ सबसे पहला यूनियन जैक का झंडा हटाकर भारत का झंडा, अपने आज़ाद हिंद फौज का झंडा लहराया था 1943 में। तो मैंने लिखा कि तीन मूर्ति के चाचा और मुस्लिम एक लाहौरी थे, देश बांटने की गाथा में एक जयचंद एक गौरी थे, इतिहास तुम्हें भी ताने देगा भारत के बंटवारे पर, देश सहज ही बांट दिया बस उनके एक इशारे पर। बस एक शर्त तुम रख देते, बंटवारा ना फिर हो पाता, हिंसा के बाजार खड़ा मेरा देश कभी ना शर्माता। कह देते उन दोनों से बस पहले शीश काट देना, कह देते उन दोनों से बस पहले शीश काट देना, जीते जी मैं कर न सकूंगा, फिर चाहे देश बांट लेना। अब वल्लभ भाई पटेल तुम्हें अब एक महान विभूति को बुलाना चाहता हूं। आज भी मेरे मन में इच्छा है कि जीते जी मैं कर न सकूंगा, फिर चाहे देश बांट लेना। अब वल्लभ भाई पटेल तुम्हें अब वल्लभ भाई पटेल तुम्हें अब शमशानों से आना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश है मेरा, इसको यदि बचाना है, जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये बंटवारा करके हमें आखिर मिला क्या? मैं उस घटना को बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि वो या तो आप निर्णय लेते या नहीं लेते। एक घटना मैं एक बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या कि एक माँ, आप समझिए मेरी पीड़ा क्या है, कि एक बूढ़ी माँ है जिसका नाम है भारत माता। एक औरत है, वृद्धा औरत है, उसका नाम है भारत माता। आप भी लोग समझेंगे मेरी वेदना, कि उसने कहा कि मेरे दाएं हाथ में दर्द हो रहा है और बाएं हाथ में दर्द हो रहा है। तो उसके बेटे जिसका नाम था नाथू राम, वो एक डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर का नाम था महात्मा गांधी। मैं किसी उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं एक घटना की बात कर रहा हूँ कि नाम आप काल्पनिक रख सकते हैं, ये काल्पनिक ही नाम है। कि माँ ने कहा मेरे दाएं हाथ बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास लेकर गया बेटा। डॉक्टर ने उसको चेकअप किया और बोला कि इनके दाएं हाथ में बाएं हाथ में कैंसर हो गया, हाथ काटना पड़ेगा। बेटे ने कहा कोई और उपाय? बोले नहीं, कोई उपाय नहीं है। बेटे ने कहा ठीक है, माँ की जान बचानी है तो कोई बात नहीं। तो दायां हाथ काट दिया और बायां हाथ काट दिया। बेटा खुश कि चलो अब माँ की जान बच जाएगी, कैंसर के जो कारक थे हट गए। लेकिन उसने देखा कि उस डॉक्टर ने एक सिरिंज लिया और दाहिने हाथ में से खून का कुछ निकाला, जो कैंसर ग्रसित हाथ था उससे खून निकाला और पेट में माँ के वही खून फिर संलिप्त कर दिया, मिला दिया। बस घटना केवल इतनी है कि जब बेटे ने देखा अपनी माँ का हाल, कि जिसकी वजह से दोनों हाथ काटे गए, वही खून कैंसर वाले बैक्टीरिया, कैंसर वाले कण वापस मिला दिए गए, वही खून मिला दिया गया, तो उसको आया गुस्सा, उसने बंदूक निकाली और 3 गोली मार दी डॉक्टर को। बस केवल यही एक घटना है। उसके बाद निर्णय आप लीजिए, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ। अच्छा, आपने बहुत मार्मिक बातें कही है। जो जिस खून को डाला गया माँ के पेट में, आज उसी का दंश हम लोग झेल रहे हैं, उसी का दंश हम झेल रहे हैं। आखिर मिला क्या? मिला क्या? आए दिन बंगाल में, हर जगह, या झारखंड में, या हर जगह है सांप फल फुलाकर बैठा हुआ है। 1947 में जो हमने सांप के सपोलों को छोड़ दिया, या सपोलों को हमने दूध पिलाया, रहम किया, वो सांप कई बार फन फुलाकर बैठ जाता है। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ, मैं किसी का। जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे एक संधि हुई थी पाकिस्तान के साथ, कि वहाँ पे हमारे धर्म के लोगों का संरक्षण वो करेंगे और यहाँ पे हम उनके धर्म के लोगों का संरक्षण करेंगे। लेकिन हमारी जनसंख्या वहाँ पे ख़त्म हो गई और यहाँ हम बढ़ने दिए। तो यही हमारा भारत है। ये अतिशय उदारता ही सदैव भारत का नुकसान करती है। एक पंक्ति में मैं बात यही करूँगा, अतिशय उदारता। सांप के साथ आप सोचें कि हम बिस्तर हो जाएं या उसको पाल लें, तो आपको डंक मारेगा। आप मधुमक्खी के साथ नहीं रह सकते। जो घटना हुई आज भी पीड़ा है। अगर दोनों साथ रह सकते थे तो विभाजन क्यों हुआ? और विभाजन हुआ तो फिर ये डॉक्टर ने इंजेक्शन क्यों लगाया या क्यों रखे रहा, ताकि पूरा शरीर भी, वो जो वृद्धा थी या जो माता थी, वो पूरी समाप्त हो जाए। और धीरे धीरे कैंसर फैलता जा रहा है। आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज़ादी मिली हमें, हम आज़ाद हैं। हर वर्ष
आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं। अभी अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत का कहते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आगे अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला है, फिर से हम आज़ादी मनाएंगे, फिर से पूरे देश झूम उठेगा वही आज़ादी के साथ। फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला के चीर से भाषण देंगे, सुनेंगे लोग। लेकिन हर बार हम सुन लेते हैं उसका, लेकिन अनुसरण कहाँ हो पाता है लोगों के अंदर। जब आज़ादी का दिन होता है उस दिन तिरंगा लेके रोड पे उतर जाते हैं, लेकिन उसके बाद वही तिरंगा का सम्मान तो हम नहीं देखते हैं कहीं। कभी क्या इस चीज़ के लिए कोई 2 लाइन में उपेंद्र पांडे मुझे ये बताएंगे कि जो झंडा देश का नागरिक तिरंगा रोड पे लेके उतर तो जाते हैं, लेकिन वही झंडा सड़क पे गिरा हुआ मिलता है, लेकिन कोई सम्मान नहीं कर पाता उसे। नहीं, ये कहने की बात है, सम्मान नहीं कर पाता, ये सोच बदली है। ये पूरे चेहरे में एक तिल, काला तिल देखने वाले लोग हैं। झंडा अगर कहीं गलती से गिरा हुआ है तो आज भी बहुत लोग हैं जो उसको उठाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि झंडा, वास्तविक जो झंडा है उससे ज़्यादा महत्व आपके दिल में झंडा होना चाहिए। आपका सम्मान केवल दिखावटी ना होना चाहिए, आपके दिल में होना चाहिए। आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई पत्थर दिखा तो उसको हटा दें, या आप अगर लाइसेंस बनाकर चले, कोई गलत काम न करें, कोई चोरी डकैती ना करें, और आप कोशिश करें कि मेरी वजह से किसी को हानि ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। ये भी एक देशभक्ति की भावना है। हम अच्छे से रहें तो 140 करोड़, कहते हैं ना कि एक कदम हम लोग आगे बढ़ेंगे, पर व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ेगा तो पूरा देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा मिलके। और मुझे तो याद आता है जो झंडे की बात कही आपने, वो क्या जज्बा होना चाहिए कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं। मुझे 4 पंक्तियां जो आपने बात कही ना कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं, शिराओं में यहाँ भर कर के हम फौलाद रखते हैं, करे लाखों यतन दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता, कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। तो जो तिरंगे की जो आप बात कर रहे हैं वो वाकई सर पर होना चाहिए। ये हमारे अंदर संस्कार जो शुरू से भरे जाते हैं। ये अग्निवीर की जो योजना आई, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि अग्निवीर की योजना के साथ साथ ये देशभक्ति एक पाठ्यक्रम में भी प्रारंभ हो, जो पहली क्लास से अनिवार्य रूप से सबको पढ़ाया जाए। ये भारत की सरकार को, भारत के शिक्षा मंत्री को और भारत के सभी प्रबुद्ध लोगों को ये निर्णय लेना होगा कि संस्कार बचपन से ही भरे जाएं बच्चों में। हम उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, खेल कूद सिखाते हैं, तो देश के प्रति क्या जवाबदेही है या हमारे क्या कर्तव्य हैं, इस तरह के संस्कार, देशभक्ति की अलग से कक्षाएं, अलग से विषय होना चाहिए और उस पर सबसे अधिक हमें ध्यान देना पड़ेगा। तब देश सुरक्षित हाथों में जाएगा। अब हम इस पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव में हैं, तो अब हम एक छोटा सा आपसे 2 लाइन 2 पंक्तियाँ सुनना चाहेंगे देश के वीर जवानों के लिए, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। आप उनके लिए समर्पित 2 लाइन। कई सारी कविताएं हैं, कई सारे, मैं अधिकतर आक्रोश में मैंने कविताएं लिखी और 4 पंक्तियां मैं लिखता हूं कि एक सैनिक जो सरहदों पर खड़ा है, अनुभूति करके देखिए कि उनका क्या योगदान है, क्या बलिदान है। हमारे गांव देहात के बच्चे कि -50 डिग्री टेम्परेचर पर खड़ा है, हमें जरा सी ठंड लगती है, हम अलाव जला लेते हैं, हीटर की तरफ भागते हैं। भारत के बेटे -50 गलवान में, सियाचिन में। तो मैंने लिखा कि नज़र की ताप कैसी है जो हिम सरहद संभाले हैं, नज़र की ताप कैसी है जो हिम सरहद संभाले। अनुभूति करनी होगी उनमें उनके बलिदानों की, कि नज़र के ताप कैसी है जो हिम सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी हैं वतन के जो जिगर में आग पाले हैं, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले हैं, जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले। तो ये त्याग, तपस्या, समर्पण, सदैव दिन रात हम कुछ भी करें लेकिन उनका बलिदान याद करें, उनके बारे में सोचते रहें जो हमारी वजह से -30 डिग्री टेम्परेचर, -50 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े हैं, अपना पूरा परिवार छोड़कर। उनका पूरा परिवार 140 करोड़ देशवासी हैं, उनकी केवल एक माँ और पत्नी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी उनका पूरा परिवार है, जिनकी वजह से वो सरहदों पर रक्षा करने के लिए खड़े हैं। वरना ये 30-35 हज़ार, 50 हज़ार की तनख्वाह आप लोग सोचते हैं या कई लोग सोचते हैं कि हम उनको तनख्वाह दे रहे हैं, तो आप अपने बेटे को भेज कर देखिए सरहदों पर, तब आपको पता चलेगा कि 50 हज़ार की तनख्वाह नहीं है, वो जज्बा जीते हैं साहब। उस जज्बे की वजह से देश सुरक्षित है। और आज हम जो
मंगल पर पहुंचे हैं, यह भारत के सैनिकों का शौर्य, बलिदान और पसीने की कमाई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे साथ थे महान कवि उपेंद्र पांडे जी, जिनके मुख से हमने इतनी सारी बातें, इतनी सारी कविताएं सुने। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, इस पॉडकास्ट को देखिए और अपने जीवन में अमल कीजिए और राष्ट्रभक्ति अपने अंदर ज़रूर जगाइए, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर और कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने इनके साथ चर्चा किया, मुझे यह अनुभूति हुआ और एक साहित्यकार के मुंह से ये सुनना कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, यही हमें जो है बल देता है। और हमारे सैनिकों के सम्मान में हमेशा खड़े रहिए। सैनिक का अपमान करना कहीं ना कहीं हमें भी पीड़ा पहुंचाती है। आपको अगर हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना हो तो आप दे सकते हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको भारत जैसे देश में जन्म मिला। इससे ज़्यादा कोई और बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। आप किसी और देश में पैदा हो सकते थे, लेकिन भारत, आप अनुभूति करके देखिए, भारत जैसा देश पूरी दुनिया में, अब मैं तो कहता हूँ पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, जहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने हमारे संस्कार वेद से प्रारंभ होते हैं, सारी चीज़ें होती। और आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, आप हमारा ये यूट्यूब चैनल द सोशल स्कोप देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अपने भारत के सैनिकों के सम्मान में इसको शेयर कीजिए। और कुछ एक शाम शहीदों के नाम आप बिताइए, उनके परिवार से मिलिए, जहां उन्होंने बलिदान दिया उनके बारे में सीखिए और बच्चों को भी जागृत कीजिए। महाराणा प्रताप से लेकर जितने भी हमारे क्रांतिकारी बलिदानी हुए, उनका जीवन, उनके बारे में चर्चा कीजिए, उनका जीवन बताइए कि कैसे कैसे उन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।